दोपहर के 3 बज रहे थे। सारे कामों से छुटकारा पाकर और अपने बेटे को सुलाकर वह इत्मीनान से कमरे में जाकर अपने कुछ ज़रूरी कागजात खोजने लगे, क्योंकि राजनंदनी के पास वैसे समय नहीं रहता। लेकिन अचानक ही उसे फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। दरअसल उसका फ़ोन टीवी यूनिट के पास था, लेकिन जब वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी तब जाके उसे रिंगटोन सुनाई दिया। भागकर वह फ़ोन उठाने ही वाली थी कि तब तक फ़ोन कट गया। राजनंदनी ने देखा कि इस अनजान नंबर से पिछले आधे घंटे में उसे 4 मिस कॉल आए हैं। अब बिना समय गवाए वह उस नंबर को डायल कर देती है। जी हेलो, आपको किससे बात करनी है? क्या मैं राजनंदनी से बात कर रहा हूँ? उधर से किसी ने फ़ोन पर कहा। जी कहिए, मैं राजनंदनी ही बोल रही हूँ, पर आप कौन? मैं अनिल शेखावत सिटी अस्पताल से बोल रहा हूँ। एक एक्सीडेंट केस है, मुझे इनकी डायरी में आपका नंबर मिला है, इसीलिए आपको फ़ोन लगाया। एक्सीडेंट? इतना नाम सुनते ही राजनंदनी के हाथ पांव फूलने लगे। उसे लगा पता नहीं किसका एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हुआ है पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कौन हैं, पर इनकी गाड़ी का नंबर तो इसी शहर का है। इस एक्सीडेंट में इनका फ़ोन भी चकनाचूर हो गया है, वरना कुछ पता चल पाता। अच्छा, मैं आपको इनकी गाड़ी का नंबर बताता हूँ, शायद इससे आप इन्हें पहचान पाएँ। गाड़ी का नंबर सुनते ही राजनंदनी का दिमाग हिल गया। लगा कि चक्कर खाकर वह ज़मीन पर गिर पड़ेगी। प्लीज़, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। वैसे इनकी डायरी में जितने लोगों के नंबर हैं, मैं उन सबको फ़ोन लगा रहा हूँ। कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया और राजनंदनी स्तब्ध और शून्य सी सामने दीवार ताकने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया है अचानक से। तुरंत उसने अपने पति आशुतोष को फ़ोन लगाया। आशुतोष, वो दिवाकर भैया और सुमन भाभी का एक्सीडेंट। आधी बात बोलकर राजनंदनी फूट फूट कर रोने लगी। आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। एक्सीडेंट की खबर सुनकर आशुतोष के पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। आशुतोष ने उसे हिम्मत दी कि वह घबराए नहीं, वह बस वहाँ पहुँच ही रहा है। अपने 3 साल के बेटे समर को पड़ोस की एक भाभी के पास छोड़ राजनंदनी बदहवास सी अस्पताल की तरफ भागी। कब वह ऑटो में बैठी, कब अस्पताल पहुंची, कुछ होश नहीं था उसे। आशुतोष उसे अस्पताल के बाहर ही मिल गया तो वह उसके गले लगकर सिसक पड़ी। जब राजनंदनी ने फ़ोन करके बताया कि दिवाकर भैया और सुमन भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, तभी ऑफिस का सारा काम धाम छोड़कर आशुतोष भागता हुआ अस्पताल पहुंच गया। कुछ देर बाद सुमन के मायके वाले भी वहां पहुंच गए। सुमन भाभी की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी एक कोने में खड़े सुबक रहे थे। पुलिस का कहना था कि यह हादसा एक लापरवाही की वजह से हुआ है। रॉन्ग साइड से आते बालू से लदे एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि दोनों गाड़ी सहित खाड़ी में जाकर गिरे। ट्रक ड्राइवर तो वहाँ से भाग गया, लेकिन वहीं हाईवे के पास से ही किसी ने पुलिस को फ़ोन करके इस एक्सीडेंट की जानकारी दी। तब जल्दी से इन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं, इसीलिए जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वैसे तहकीकात चल रही है, जल्द ही ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाएगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर पकड़ भी गया तो क्या हो जाएगा? इससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी? भारत में गलत दिशा में रॉन्ग साइड यानी गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ हाईवे पर ही नहीं बल्कि शहरों में भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग आम बात है। लोग इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि कुछ समझते ही नहीं और अपने साथ साथ लोगों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। नहीं समझते लोग कि उनकी ऐसी गलती से कितनों की दुनिया उजड़ जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सुमन की माँ रोते हुए कहने लगी कि दिवाकर और सुमन अपने किसी दोस्त की शादी से लौट रहे थे,
तभी यह हादसा हो गया। वह तो शुक्र था कि दोनों बच्चे उनके पास यानी अपने नाना नानी के पास थे तो बच गए। डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी बस तो जाएंगे ना? राजनंदनी डॉक्टर को देखकर उसके पीछे भागी, लेकिन डॉक्टर आई एम सॉरी बोलकर आगे निकल गया। सॉरी आशुतोष, देखो ना डॉक्टर साहब सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वह आशुतोष को हाथ पकड़कर झकझोरते हुए चीख पड़ी, लेकिन आशुतोष कैसे बताता उसे कि अब उसके भैया भाभी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बताना तो था ही। अपने भैया भाभी की मौत की खबर सुनकर राजनंदनी दहाड़ मारकर रो पड़ी। बेटी दामाद की मौत की खबर सुनकर सुमन की माँ भी हिचक हिचक कर रोने लगी। उसके पापा भी एक कोने में खड़े सुबुकने लगे। खैर, अब जो होना था हो ही चुका था, कुछ किया नहीं जा सकता था। परंतु दुख इस बात का था कि दोनों बच्चे अनाथ हो गए। राजनंदनी के भैया भाभी को गुजरे आज 1 हफ्ता हो चुका था, पर राजनंदनी अब तक उस बात को भुला ही नहीं पाई थी। बात बात पर वह रो पड़ती। खाने पीने से भी उसका मन उचाट हो चुका था। बार बार एक ही बात उसके दिल को मथती थी कि काश एक बार वह अपने भैया से मिल लेती, उनसे बात कर ली होती। राजनंदनी, संभालो खुद को। कब तक यूँ रोती रहोगी? होनी पर किसी का बस चला है कभी? इसीलिए खुद को कोसना बंद करो अब। आशुतोष उसे समझाता, लेकिन राजनंदनी भी क्या करे, कैसे समझाए खुद को? मायके में एक भैया भाभी ही तो बचे थे जिसे वो अपना कह सकती थी। अब वे दोनों भी नहीं रहे। यह बात उसे जीने नहीं दे रही थी कि एक बार वह अपने भैया से माफ़ी भी नहीं मांग पाई। अगर मांग ली होती तो आज उसे इतना दुख ना होता। हाँ, मानती है दिवाकर के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी और वह उससे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर चुके थे। लेकिन अगर राजनंदनी ही आगे बढ़कर उनसे एक बार बात कर लेती तो क्या चला जाता उसका? कोई छोटी तो नहीं हो जाती ना। लेकिन वो भी इसी अकड़ में जीती रहे कि अगर उसके भैया को उसकी ज़रूरत नहीं तो वह क्यों परवाह करे। काश वक्त पीछे जा पाता। काश एक बार वह अपने भैया से बात कर पाते। अपने मन में सोचकर राजनंदनी बिलक बिलक कर रो पड़ी। अपने आंसू पोंछते हुए वह 5 साल पीछे चली गई। राजनंदनी के पापा रामकिशोर राठी पोस्ट ऑफिस में एक छोटे से पद पर कार्यरत थे। शौक तो उनका अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का था, पर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी थी कि उनका सपना सपना ही रह गया। बूढ़े माँ बाप 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी निभाते हुए ही रिटायर हो गए। लेकिन उनके दोनों बच्चे राजनंदनी और दिवाकर बचपन से ही पढ़ने में होशियार रहे थे। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद पहले ही प्रयास में दिवाकर यूपीएससी क्रैक करके एक बड़ा अधिकारी बन गया और राजनंदनी भी एक सरकारी बैंक में बड़ी अधिकारी बन गई। रामकिशोर राठी के तो दिन ही फिर गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि यह उनके अच्छे कर्मों का फल है जो आज उन्हें दोनों बच्चों के द्वारा मिल रहा है। रामकिशोर राठी की आंखों में अब अपने बेटे की शादी के सपने पलने लगे तो एक अच्छी लड़की देखकर उन्होंने दिवाकर की शादी कर दी। सुमन काफ़ी सुलझी हुई, संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। आते ही उसने अपने प्यार से इस घर में सबका मन मोह लिया। इतनी अच्छी बहू पाकर रामकिशोर राठी और उनकी पत्नी तो धन्य हो गए। शादी के 1 साल बाद ही सुमन ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। अब रामकिशोर राठी को एक ही बात की चिंता थी कि राजनंदनी की किसी अच्छे घर में ब्याह हो जाए। लेकिन फिर सोचते कि बेटी इतनी बड़ी पोस्ट पर है तो लड़का भी अच्छा मिल ही जाएगा। चिंता की क्या बात है, बल्कि लड़के वाले खुद उनकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। रामकिशोर राठी और उनकी पत्नी की अपने भरे पूरे परिवार के साथ जिंदगी मज़े से गुजर रही थी। लेकिन अचानक से कोरोना ने आकर ऐसा कहर ढाया कि दोनों पति पत्नी कोरोना के काल में समा गए। घर में खुशियों की जगह मातम सा छा गया। समय ही ऐसा था कि
इंसान इंसान से भाग रहा था, इसीलिए कोई रिश्तेदार पड़ोसी भी मिलने या दुख बांटने नहीं आए उनके पास। अब भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा रह गए थे। इसी बीच सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चल पड़ी। अब दिवाकर को एक ही बात की चिंता थी कि अच्छा लड़का देखकर राजनंदनी की शादी करा देना है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी उसके सिर पर, जिसे राम किशोर राठी उस पर छोड़ गए थे। लेकिन उसे कोई ऐसा लड़का नजर नहीं आ रहा था जो उसकी बहन राजनंदनी के लायक हो। सबके सब दहेज लोभी थे, केवल उन्हें पैसा चाहिए था और ऐसे लालची घर में वो अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता था। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन दहेज क्यों दे वो जब उसकी बहन खुद सक्षम है तो। और इस दहेज के दानों का क्या भरोसा कि कल को पैसे के लिए उसकी बहन को मार भी दे। इसीलिए दिवाकर ने तय किया कि वह अपनी बहन की शादी किसी ऐसे लड़के से करेगा जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार करता हो। दिवाकर के ऑफिस में अभी 2 महीने पहले ही देवेंद्र ने रिपोर्ट किया था। वह आईएएस अफसर था, अच्छा रैंक आया था उसका। इन 4 सालों में उसके कई जगहों पर ट्रांसफ़र हुए, लेकिन इससे पहले वह दिल्ली में पोस्टेड था। फिर उसका तबादला यहाँ मुंबई करा दिया गया। देवेंद्र से दिवाकर की अच्छी पटने लगी थी। बातों बातों में ही एक रोज उसने बताया कि उसका अपना घर पटना बिहार में है और उसके माता पिता वहीं रहते हैं। वो भी छुट्टियों पर वहाँ जाता रहता है। शादी के बारे में पूछने पर उसने बताया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बात चल रही है। लड़का स्मार्ट था, परिवार भी उसका बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ उसके माता पिता और एक बहन थी जिसकी पिछले साल शादी हो चुकी थी। घर से भी वह काफ़ी संपन्न था। दिवाकर का मन ललचा उठा। वह देवेंद्र के साथ अपनी बहन की शादी के सपने देखने लगा, क्योंकि एक तो लड़का इतनी बड़ी पोस्ट पर है और अपनी जाति से भी है, तो और क्या चाहिए उसे। दहेज की भी कोई डिमांड नहीं है उसकी, क्योंकि उसके पास खुद इतना पैसा है। इसीलिए बिना देर किए दिवाकर ने अपनी बहन की शादी की बात देवेंद्र से चला दी। जब उसने राजनंदनी की फ़ोटो उसे दिखाई और कहा कि वह एक सरकारी बैंक में ऊंचे पोस्ट पर है, तो देवेंद्र भी राजनंदनी से शादी करने को ललायत हो उठा। देवेंद्र के घर वालों को भी राजनंदनी खूब पसंद आई, लेकिन अभी तक राजनंदनी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके भैया ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। वैसे दिवाकर को पूरा विश्वास था कि वह इस शादी के लिए कभी ना नहीं कहेगी। इसीलिए ही तो उसने उससे कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझा और खुद ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया। उस रात खाने की टेबल पर जब उसने देवेंद्र का फोटो दिखाते हुए राजनंदनी से कहा कि उसने उसके लिए यह लड़का पसंद किया है और अगर वह चाहे तो उससे मिल सकती है, तो राजनंदनी का हाथ का निवाला मुंह में जाते जाते रह गया। वह तो अवाक अपने भाई का मुंह ही ताकती रह गई। अरे ऐसे क्या देख रही है, बताना देवेंद्र कैसा लगा है तुम्हें। ओ, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, दिवाकर हंसा। नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है तो। लेकिन भैया, अभी मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वह कैसे बताती उसे कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसकी बात पर पहले तो दिवाकर हंसा, फिर अपनी बहन को गले लगाकर प्यार से पुचकारते हुए बोला, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत ही क्या है मेरी प्यारी बहना। जब अभी तुम्हारा भाई जिंदा है तो बस अपनी शादी की तैयारी कर। जी भैया, आपकी बात सही है, लेकिन अभी शादी और मैं तो किसी देख, अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। उसकी बात को बीच में काटते हुए दिवाकर बोला, अरे लड़के का खानदान अच्छा है, पता किया है मैंने, और सबसे बड़ी बात है कि वह हमारी जाति बिरादरी का है, तो और क्या चाहिए हमें। बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए दिवाकर बोला। तो राजनंदनी ने होठ सिल लिए, लेकिन बताना चाहती थी कि अपने ही ऑफिस के एक लड़के से प्यार करती है वो और उसी से शादी करना चाहती है। दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं और प्यार में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं,
लेकिन दोनों अलग अलग जाति से हैं। जहाँ राजनंदनी एक उच्च जाति को बिलोंग करती है, वहीं आशुतोष एक छोटी जाति से हैं। जानती है कि उसके भैया कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्हें बताना चाहती है कि इंसान को जाति से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और आचार विचार से तौलना चाहिए। यह भी बताना चाहती थी कि आशुतोष के साथ वो बहुत खुश रहेगी, लेकिन वो सुने तब ना। अपने ही हाँ की जा रहा था तब से। बड़े भाई होने का मतलब यह थोड़ी ही है कि बहन की जिंदगी का फैसला ले सकता है। और अब राजनंदनी कोई बच्ची नहीं है जो अपना भला बुरा ना समझ पाए। अपनी भाभी सुमन से भी बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका तो खुद दिवाकर के सामने मुंह नहीं खुल पाता है। रात भर राजनंदनी बिछावन पर उलट पुलट करती रही। समझ ही नहीं आ रहा था उसे कि अपने भैया को कैसे समझाए कि आशुतोष कितना सुलझा हुआ इंसान है। कितनी बार वो इस बात का प्रमाण दे चुका है कि वही राजनंदनी के लिए बेहतर लाइफ पार्टनर है। मालूम है देवेंद्र बहुत पैसे वाला है, तो क्या करना है उसे उसके पैसों का। उसे तो अपने जीवन में एक प्यार करने वाला साथी चाहिए, जो आशुतोष में उसे नजर आता है। और जात पात का क्या होता है, ये तो इंसान ने बनाए हैं अपनी सुविधा अनुसार, वरना सबका खून तो एक जैसा लाल ही होता है। एक गलत फैसले के कारण कल को 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। इसलिए आज अभी ही वो अपने भैया से आशुतोष और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। दिवाकर और सुमन के कमरे का दरवाज़ा बंद देख पहले तो उसे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। नहीं तो कल शायद वह कमज़ोर पड़ जाती। इसीलिए जो होना है आज ही होगा। दरवाज़ा दिवाकर ने ही खोला। वह कुछ पूछता उससे पहले ही वह एक सांस में अपने प्यार की गाथा दिवाकर के सामने रखती हुई बोली कि वह आशुतोष से ही शादी करेगी, देवेंद्र से नहीं। सुनते ही दिवाकर बम की तरह फट पड़ा। ये क्या बके जा रही है? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी उस छोटी जाति के लड़के से करेंगे? दिवाकर गरजा तो हड़बड़ा कर सुमन भी उठकर बाहर आ गई। लेकिन भैया आशुतोष अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, खुद ही समझ जाएंगे कि वह कितना अच्छा लड़का है। जात पात कुछ नहीं होता भैया, इंसान अच्छा और सच्चा होना चाहिए, और आशुतोष ऐसा ही है। प्लीज़ भैया मान जाइए। राजनंदनी ने हाथ जोड़े, लेकिन दिवाकर तो अपनी बात पर ही अड़ा रहा कि उसकी शादी होगी तो देवेंद्र के साथ ही। नहीं भैया, यह आपकी जिद और अहंकार बोल रहा है। मैं आपकी जिद के चलते अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। राजनंदनी ने भी दो टुक शब्दों में बोल दिया, जिसे दिवाकर सहन नहीं कर पाया। तो फिर ठीक है, जो मन आए करो, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म समझो। बल्कि अभी से हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, कहकर दिवाकर ने जोर से दरवाज़ा लगा लिया। और राजनंदनी भी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सोच लिया उसने कि चाहे जो हो जाए, पर शादी तो वो आशुतोष से ही करेगी। राजनंदनी घर छोड़कर अपनी एक सहेली के घर रहने आ गई, यह सोचकर कि उसके भैया उसे मना कर घर ले जाएंगे और कहेंगे, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बात और बिगड़ती चली गई। सुमन भाभी ने 1-2 बार फ़ोन लगाकर रिक्वेस्ट भी की कि वह घर आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक होगा जब दिवाकर कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं था। तो आन आन में दोनों भाई बहन के बीच दूरियां बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि दिवाकर अपनी बहन की शादी में उसे आशीर्वाद देने तक नहीं आया। तो राजनंदनी का मन भी अपने भाई भाभी के प्रति खट्टा हो गया। फ़ोन की घंटी से राजनंदनी अपने अतीत से बाहर आई। देखा तो आशुतोष का फ़ोन था। पूछने लगा कि उसने खाना खाया या नहीं। नहीं, मैं खा लूँगी, तुम चिंता मत करो, कहकर राजनंदनी ने फ़ोन रख दिया। उसके भैया भाभी को गुजरे 1 महीना से ऊपर हो चुका था, पर अभी भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अपने 2 छोटे छोटे भतीजा भतीजी
7 साल के आरुष और 5 साल की श्रेया का जब उसे ख्याल आता तो वह बिलख कर रो पड़ती थी कि अब उनका क्या होगा। दोनों बच्चे अभी भी अपने नाना नानी के पास ही थे। मन करता उसका कि दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा ले और कहे कि अभी उसकी बुआ जिंदा है। शाम को जब आशुतोष ऑफिस से घर आया तो दिखा अंधेरे कमरे में वह वैसी ही सिकुड़ी सी लेटी पड़ी है जैसे सुबह उसे छोड़ कर गया था। खाना भी शायद उसने नहीं खाया था क्योंकि सारा खाना वैसे का वैसा पड़ा था। कपड़े बदलकर आशुतोष 2 कप चाय बना लाया। राजनंदनी उठो और चाय पी लो। हाथ से पकड़कर उसे उठाकर बैठाते हुए आशुतोष ने उसे चाय का प्याला पकड़ाया और खुद भी अपनी चाय उठाकर पीने लगा। वह देख रहा था वो रो रो कर राजनंदनी ने अपना चेहरा सुजा लिया था। खाना क्यों नहीं खाया? ऐसा कब तक चलेगा? आशुतोष बोला। माँ कह रही थी कि वहाँ समर तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। राजनंदनी की स्थिति को देखते हुए उसकी सास समर को अपने साथ लेकर चली गई थी, लेकिन वह उनसे संभल नहीं पा रहा था। देखो, जो होना था हो चुका और होने पर हम इंसान का वश कहाँ ही चलता है। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाने लगा तो राजनंदनी एक टक उसे देखने लगी और फिर रोने लगी। चुप हो जाओ, देखो तुम इस तरह से टूट जाओगी तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरी एक बात मानोगी तुम? अपने आंसू पोंछते हुए राजनंदनी बोली। हाँ कहो ना, क्या बात है? मैं भैया के दोनों बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरा मतलब है आरुष और श्रेया तो अपने नाना नानी के पास है ना? आशुतोष ने पूछा। तो वह कहने लगी, वो कल सुमन भाभी की माँ का फ़ोन आया था। कहने लगी कि वे खुद पेंशन पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी भी उम्र हो चुकी है। तो मतलब यही कि वे चाहते हैं कि हम आरुष और श्रेया को अपना लें। सुमन भाभी की 2 बड़ी बहनें और भाई भी हैं, लेकिन वे लोग बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सुमन भाभी की माँ रोते हुए कहने लगी कि अगर नहीं होगा तो वे अपने जीते जी बच्चों को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में डाल देंगे ताकि उनका सही से पालन पोषण तो हो सकेगा। आशुतोष, मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया के बच्चे किसी अनाथ आश्रम में पले। इन बच्चों के सिवा मेरे मायके में अब मेरे अपने बच्चे ही कौन हैं? हिचक हिचक कर रोते हुए राजनंदनी कहने लगी कि उसके भैया ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब उसके माँ पापा कोरोना में चल बसे थे और वो डिप्रेशन में चली गई थी, तब उसके भैया रात रात भर जागकर उसकी सेवा करते थे, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे। जब तक वो सो नहीं जाती वो जागते रहते थे। और आज उन्हीं के बच्चों को अनाथ आश्रम में भेजने की बात सुनकर उसका दिल रो पड़ रहा है। वैसे उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है उनसे, क्योंकि जब तक आशुतोष की मर्जी नहीं होगी वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। ओ, तो यही बात तुम्हें खाई जा रही है। लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि हमारे रहते दोनों बच्चे अनाथ आश्रम भेज दिए जाएंगे? जानती हो राजनंदनी, जिस दिन वो हादसा हुआ था ना, उसी दिन से मैं दोनों बच्चों को अपना बच्चा मान लिया था। आशुतोष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजनंदनी का रोम रोम सिहर उठा। पता तो था उसे कि आशुतोष एक अच्छा इंसान है। उसकी अच्छाई को देखकर ही तो उसने उससे शादी की थी, लेकिन वो इतना महान इंसान होगा नहीं पता था उसे। किसी और के बच्चे को अपना मान लेना एक महान इंसान ही कर सकता है। जबकि याद है उसे, दिवाकर ने आशुतोष के ऑफिस जाकर उसे धमकाया था कि वो उसकी बहन के रास्ते से हट जाए वरना ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि 2 गुंडे हायर कर उन्होंने आशुतोष को पिटवाया भी था, पर फिर भी आशुतोष पीछे नहीं हटा और ना ही डरा उनसे। यह बात राजनंदनी को शादी के बाद पता चली थी, वह भी किसी और के जरिए। आशुतोष ने बताया ही नहीं उसे कुछ। राजनंदनी तो अपने भैया से लड़ने जा रही थी, मगर आशुतोष ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया था। और आज वही इंसान उनके बच्चों को अपनाने की बात कर रहा है, तो ये महानता नहीं है तो और क्या है?
आशुतोष मन और आत्मा से इतना अच्छा इंसान है, यह बात काश दिवाकर भैया भी समझ पाता। आशुतोष के मुंह से बच्चे को अपनाने की बात सुनकर राजनंदनी उससे लिपट कर रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। लेकिन बच्चों को गोद लेना इतना आसान नहीं होगा राजनंदनी। इससे पहले कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम इन बच्चों के लीगल पेरेंट्स बन सकेंगे। वक्त लग सकता है, इसीलिए तुम्हें धीरज रखना होगा, आशुतोष ने समझाया। तो राजनंदनी मान गई कि जो भी करना पड़े, जितना भी समय लगे, वो तैयार है। सबसे पहला काम तो उन्होंने यह किया कि एक वकील हायर कर बच्चों को गोद लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जिसमें मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, इस साल की इनकम टैक्स की ऑथेंटिक कॉपी, फिटनेस प्रमाण पत्र जो किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के साइन किए हुए थे, उनकी इनकम क्या है, ताकि यह पता चल सके कि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और दोनों बच्चों को पालने में सक्षम हैं। साथ ही गोद लेने के पक्ष में इच्छुक व्यक्ति से जुड़े 2 लोगों के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए जाएं। कोर्ट की तरफ से 2 आदमी को यह देखने के लिए भी भेजा गया कि उनका घर बच्चों के रहने लायक है या नहीं, यानी बच्चे यहाँ पर कंफर्टेबल होकर रह सकेंगे या नहीं। कोर्ट के अनुसार दोनों बच्चों को गोद लेने से पहले उन्हें राजनंदनी और आशुतोष के साथ रहना था, ताकि पता चल सके कि बच्चे उनसे घुल मिल गए हैं और उसके घर में एडजस्ट कर सकेंगे। लंबी कानूनी प्रक्रिया में करीब 1.5 से 2 साल लग गए, तब कहीं जाकर राजनंदनी और आशुतोष उन बच्चों के लीगल पेरेंट्स बन पाए। अब उनके एक नहीं 3 बच्चे थे। अपने बेटे समर की तरह ही राजनंदनी अपने भाई के बच्चों को सीने से लगा कर रखने लगी, क्योंकि अब वही तो उसके अपने थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।